नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में, वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में हर खबर का पूरा विश्लेषण। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरे दिन जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जिसमें वंशवाद वाली राजनीति के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई। इस मौके पर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर एक झूठी मुहिम चलाई गई, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कानून का सम्मान करते हुए उस पर विश्वास जताते हुए कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया। वहीं कांग्रेस ईडी की राहुल सोनिया से पूछताछ की कार्रवाई को विरोध की राजनीति में बदल देती है। कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानती है। उसने पूरे देश में भ्रम फैलाया, फिर चाहे वो कोरोना काल के दौरान वैक्सीन का मामला हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने का। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जातिवाद, वंशवाद पर प्रहार किया। वहीं तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी भी हैदराबाद में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और आज उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। देश प्रदेश के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। सीएम योगी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बैठक में आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलावा दूसरी योजनाओं पर भी मुहर लगाएगा। सीएम योगी ने अपने 2 दिवसीय हैदराबाद प्रवास के दूसरे दिन आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर आने पर उन्होंने कहा कि मां सभी के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का वास करें। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने राज्य में हो रहे विकास कार्यों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इसके अलावा राज्य में चल रही केंद्र और दूसरी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी का खाका भी पेश किया गया है। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसे पार्टी में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। विधानसभा लोकसभा उपचुनाव नतीजे के बाद से ही कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी। सबको साथ लेके चलने के लिए, सबको उनके इच्छा और उनकी आवश्यकता और पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से जगह जगह जिम्मेदारी लेने के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। तो निश्चित तौर पर सबको और काम करने का मौका मिलेगा और नए तरीके से संघर्ष करके आगे के चुनाव को देखा जाएगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए पूछा है कि अखिलेश खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है और इसे लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने भी लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की अपील की है। सीएम योगी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और उससे उत्पन्न हो रहे कचरे को लेकर भी लोगों को सचेत किया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की। सीएम ने कहा, यूपी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी लोग संकल्प लें। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती और जब इसे जलाकर नष्ट किया जाता है तो वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसको लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों जैसे कंपोजिटेबल कैरी बैग इत्यादि के संबंध में
जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में रहने वाले महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी को फिर मिली है जान से मारने की धमकी। फोन पर उन्हें यह धमकी दी गई है और धमकी देने वाले शख्स ने खुद को आईएसआई का एजेंट बताया है। इस शख्स ने कई और नेताओं के नाम को लेकर भी धमकी दी। फोन पर धमकाते हुए शख्स ने उदयपुर जैसी घटनाओं को फिर से करने की बात कही। धमकी देने वाले ने अपने आप को अलकायदा का सदस्य बताया है और कई बड़े नेताओं को भी जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस महंत को धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा और अमित शाह को और असम के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ा देगा और कुछ साधु संतों का भी नाम लिया उसने। तो इस तरीके की जो घटना मेरे साथ शाम को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से की गई है, जिससे मैं बुरी तरह से आहत हूँ, क्योंकि ये आतंकवादी और जिहादी इस तरीके के जो विशेष धर्म के लोग हैं, इस तरीके से जो देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री और मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस दी, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने पर मंत्री जी का पारा हाई हो गया। गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से दी गई एम्बुलेंस का पूर्व ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को लोकार्पण किया। वहीं जब श्रीकांत शर्मा पहुंचे तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जिससे वो नाराज हो गए। आनन फानन में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी उपकरण रखवाए गए, जिसके बाद पूर्व ऊर्जा मंत्री ने फीता काटकर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये जो आज एम्बुलेंस जा रही है तो ये एम्बुलेंस अभी से तुरंत सर्विस में चली जाए। तो इसमें ये वेल इक्विप्ड नहीं थी और अभी डॉक्टर्स ने कुछ यहाँ किया, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी ये वेल इक्विप्ड नहीं है। कोशिश करें इसको कि थोड़ा और वेल इक्विप्ड करके इसको अपनी बहनों के लिए समर्पित हम लोग करेंगे, जो गर्भवती हमारी बहनें हैं। वहीं अपने निरीक्षण के दौरान एक कमरे में हालत ठीक नहीं होने से भी पूर्व ऊर्जा मंत्री नाराज दिखे। मानसून की बारिश ने ही निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। नाले नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। आलम यह कि अब खेतों घरों में भी बारिश का ये पानी घुस रहा है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पीलीभीत में दूसरी बारिश के बाद शहर के नाले जाम हो गए। झमाझम बरसात ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर के नालों की सफाई पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नालों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से सहारनपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सहारनपुर की गाड़ा नदी भी उफान पर है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। वहीं शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके चलते डीएम और एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बाढ़ से निपटने के लिए 69 बाढ़ चौकियों पर लेखपालों की तैनाती की गई है। 69 हमारी बाढ़ चौकियां हैं। जलालाबाद और कलान और तिलहर को लेकर उसको अलर्ट कर दिया गया। ड्यूटियां लग गई हैं लेखपाल की। और जो जल भराव के समय जो पशु को दिक्कत होती है उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था और पशुओं को जो है टीकाकरण की व्यवस्था वो सब भी कराई गई है। नावों की व्यवस्था कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी करते 8 विदेशी और एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इनकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रेड डाली। सभी विदेशी नागरिकों की जांच हो रही है। गोली लगने से घायल युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही आरोपी ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हत्या की सूचना पर एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से आरोपियों के बारे में पूछताछ की। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट समेत 4 टीमें गठित की गई हैं। थाना कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले के इखलाक नाम के व्यक्ति शेरू और कुछ साथियों के द्वारा जो है धारदार हथियार और से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो है फायर भी हुआ है। इस संबंध में मृतक को जो है मतलब हॉस्पिटल में लाया गया है। और ताज नगरी आगरा में एक स्कूल और यूपी बोर्ड की लापरवाही की वजह से 120 से ज्यादा छात्र छात्राएं परेशान हैं। मामला आगरा के
श्रीमती विजांती देवी इंटर कॉलेज का है। साल 2020-21 में छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा के अंक और 10वीं के प्री बोर्ड के अंकों के हिसाब से प्रमोट किया गया। इसी हिसाब से बोर्ड ने परिणाम भी घोषित कर दिया, लेकिन उनकी मार्कशीट पर अंक नहीं लिखे गए। सर, हमने डीआईओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, सारे सांसदों, विभागों, विधायकों सबसे हमने अपनी मांग रखी है, पर हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। स्कूल प्रशासन इसे बोर्ड की गलती बता रहा है, जबकि डीआईओएस स्कूल प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। मेरे पास वो लेटर भी है जिसमें बोर्ड ने जारी किया कि विद्यालय ने किन किन विद्यालयों ने यूपी में नंबर नहीं अपलोड किए हैं, उस सूची में भी विद्यालय का नाम नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यालय दोषी है या कौन दोषी है। हालांकि गलती किसी की भी हो, लेकिन 128 बच्चे परेशान हैं। श्रीमती गुलाबो देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री की स्वतंत्र प्रभार है, मैंने उनको फ़ोन पर भी वार्ता की और उन बच्चों के प्रतिवेदन पर अपना कवरिंग लेटर लगा के उनको भेजने का भी काम किया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी। आरोप लगाए